नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे मेड इन पंजाब मुहिम की, कि पंजाब में गेहूं चावल तो खूब पैदा होता है, लेकिन बाकी जो सामान है तो उसमें दाल, तेल, मसाले, तो इन चीज़ों में तो पंजाब का कहीं नामो निशान भी नहीं है, कहीं पे भी गिनती नहीं आती है। ख़ास तौर पे दाल और तेल बीज। दाल तो जैसे आपको बताया था कि प्रोटीन का मेन सोर्स है जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी लोग हैं, और दूसरा ये हवा से नाइट्रोजन लेके फिक्स करती है। तो कुदरती खेती में तो दाल की खेती बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुदरती खेती में भी किसान सब्जियों का ही ज़्यादा लालच करते हैं, दाल की बिजाई कम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ किसान हैं जो दाल की खेती करते हैं। तो जलंधर से गांव टड्डे हुंदल में किसान हरभजन सिंह जी ने मूंग की दाल उगाई थी और वो मंडी में बेचते भी हैं। तो बीज के बारे में कई किसान पूछते रहते हैं कि बीज कहाँ से लें। तो दाल जो है पंजाब में तो अभी तक हाइब्रिड का कोई मैंने सुना नहीं है। तो यूनिवर्सिटी की दाल जो है वो देसी सी आगे तैयार की जाती है। अगर आपने वो दाल की बिजाई की है तो उसी दाल से, वही दाल बीज है, अच्छे पौधों से अच्छी दाल आप चुन सकते हैं। तो वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो वो हरभजन सिंह जी की दाल हमने खाई भी है, और कल सुबह इसको भिगो के रखा था, शाम को निकाल दिया और देखिए यहाँ ये स्प्राउटिंग हो गई है। तो मूंगी की दाल जो है वो भी ये 2-3 बेड पे हमने बीजे हैं। तो मूंगी के बाद यहाँ पे सरसों लगाएंगे साग के लिए। तब तक खेत खाली हो जाएगा। सरसों की अक्टूबर के सेकंड वीक में या फर्स्ट वीक में बिजाई करेंगे, तब तक मूंग जो है वो निकल जाएगी। अगर थोड़ा टाइम भी लगेगा तो सरसों की जो है वो पनीरी तैयार करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे और यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देंगे इसको। तो श्री विधि में कोई पुख्ता जानकारी तो अभी तक मिली नहीं है कि कितनी दूरी रखनी है, क्या क्या उसमें कार्रवाइयाँ करनी है। लेकिन जितना विज्ञान समझ में आया, जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है कि 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, 10 इंच बाई 10 इंच पे बढ़िया जो पैदावार मिल जाती है। तो ये 2 बेड पे हमने, एक बेड पे यहाँ पे हमने 10 इंच बाई 10 इंच पे लगाया है, यहाँ पे हमने 1 फुट बाई 1 फुट पे लगाया है। तो देखेंगे क्या उसमें डिफरेंस आता है। जो कुछ इंटरनेट से जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि अगर ज़्यादा खुले में ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं तो उसमें पौधा जो है वो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फ्रूटिंग उतनी नहीं हो पाती है मूंग में। और उड़द में उल्टा देखा गया है कि थोड़ी दूरी बढ़ा के रखा जाए तो उसमें फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट की बातें हैं, जब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती तो पीएयू से तो कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती, क्योंकि उनके लिए तो प्रेस्टीज का इशू बन जाएगा कि पहले उन्होंने कहा कि श्री विधि फेल है तो अब कैसे वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कंपनियों का इसको नुकसान ही है। तो किसानों को जो खुद करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो मूंग का इसका साइकिल सरसों के साथ चलाएंगे। और यहाँ पे ये हमने मोट है, ये मोट बीज है करीब 1 फीट बाई 1 फीट पे। तो 1 फीट भी नहीं, प्रैक्टिकली 10 इंच में जितना था, तो कोई माप के नहीं किया है। तो ये मोट की बिजाई की हुई है। यहाँ पे इधर ये सण है और मूंग, ये मोट माश लगाए हैं, उड़द जिसको बोलते हैं, पंजाबी में माँ बोल देते हैं। तो अभी ये पौधे 5-5 6-6 पत्ते निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक जो सबसे बढ़िया जो पौधे होंगे, एक जगह पे 2-2 3-3 बीज लगाए थे, तो यहाँ 3 पौधे हैं, तो ये 2 निकाल देंगे और ये एक चलेगा। तो एक जगह पे एक ही पौधा यहाँ पे चलेगा। ये भी 10-11 इंच पे लगाए हैं। तो इतनी दूरी पे पौधे लगाए हैं, तो हो सकता है कुछ बीज अंकुरित नहीं हो, निकले नहीं, तो दूरी बढ़ जाएगी, पौधे कम हो जाएंगे खेत में, तो पैदावार पे असर होगा, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पे, जैसे यहाँ पे बीज नहीं उगे तो निकाल के देखा था, तो बीज थोड़ा देर लगा रहे हैं। तो यहाँ मैंने
आपको दिखाया भी था कि पनीरी लगा रखी है, तो ये 2 पौधे यहाँ पे लगा दिए हैं। दोनों एक ही हाइट के हैं। जो पौधा अच्छा आगे बढ़ेगा उसको रख लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे भी ये बीज नहीं अंकुरित हुए थे तो ये लगा दिए हैं। तो पौधों की जो पनीरी है उससे हम जो है, जो नागे पड़ेंगे, जो भी गैप पड़ जाएगा, जो बीज नहीं उगेंगे, उसको हम पूर्ति जो है वो कर सकते हैं। तो कुदरती खेती में एक बहुत बड़ा वहम है कि अगर किसी अनाज या दूसरी कोई फसल है उसके साथ दाल की फसल लगाएंगे तो दाल जो है वो नाइट्रोजन लेके उसकी नाइट्रोजन पूरी कर देंगे। तो पीएयू की किताब में लिखा हुआ है कि जहाँ पे पानी नहीं लगता, बरानी खेती, वर्षाधारित खेती है, वहाँ पे तो कुछ हिस्सा जो दाल है वो दूसरी फसल को दे सकती है, जैसे चना है जो गेहूँ को देगा। हाँ, लेकिन जहाँ पानी लगता है वहाँ ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। तो दाल हवा को कैसे नाइट्रोजन फिक्स करती है हवा की, तो ये अब यहाँ आप गांठें देते हैं, गुलाबी सी रंग की हैं। तो अभी ये 10 दिन हुए हैं इसको, तो 10 दिन बाद ये गांठ बननी शुरू हो गई है। तो अभी तो इसके ही आप लगाओ कि 4 या 5वां पत्ता निकल रहा है। तो अभी तो अपने लिए ही ये पैदा कर रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप कोई और साथ में फसल लगाएंगे तो उसके लिए आप सोच सकते हैं कि ये कितनी नाइट्रोजन पैदा करेगा। नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है वो वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है, जब पौधे ने बढ़ना होता है तो उस टाइम पे चाहिए होती है। तो इस टाइम जब ये नाइट्रोजन 10-12 दिन बाद पैदा करना शुरू करेगा और फिर पौधे की जो दाल का पौधा है वो भी ग्रोथ करेगा, तो वो अपने लिए पहले पैदा करेगा, अपने लिए नाइट्रोजन फिक्स करेगा। उसके बाद जो है जब पौधा बढ़ जाएगा, पत्ते खुराक बनाने लगेंगे और जिससे अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो फिक्स कर लेगा, उसमें से कुछ हिस्सा दूसरी क्रॉप को दे सकता है। तो ये बहुत बड़ा वहम था। तो मरहूम डॉक्टर ओपी रुपेला जी ने 2013 में ये सब बताया था कि कैसे ये सिस्टम चलता है। तो दाल को लगाने से फ़ायदा ये होता है कि दाल की जड़ें गहरी जाती हैं, तो ये बहुत नीचे से न्यूट्रिशन निकाल लेती हैं, प्लस ये हवा से नाइट्रोजन लेके फिक्स कर लेती हैं। ये मिट्टी के नीचे और ऊपर का जो 2 लेयर मॉडल खेत में बन जाता है। तो इसलिए ये वहम नहीं होना चाहिए। बस इतना ही है कि दाल जो है दूसरी फसल के पैदावार पे असर नहीं डालती है, ये यूनिवर्सिटी की किताब में भी लिखा हुआ है। तो एक खेत में एक टाइम पे 2 फसलें ली जा सकती हैं। तो सुभाष पालेकर जी भी यही कहते हैं। तो उनका जो जीरो बजट का फार्मूला है, वो जीरो बजट इसको नहीं कहते कि आपने वो जीवामृत डालना है, नीम अस्त्र डालना है, ब्रह्मास्त्र डालना है कि आपको जो है खर्चा कम हो जाएगा। उसमें ये बताते हैं कि आपको बाहर से खाद नहीं लानी है, खुद घर में ये सब तैयार करना है, साथ में ये खेत में एक फसल नहीं लेनी है। आपको जो है एक जगह से 2 फसलें लेनी है, एक मेन फसल और दूसरी अंतर फसल। जो अंतर फसल है वो मेन फसल की जो खर्चे होते हैं उसको जो है पूरा कर देती है। कि दाल आपके मान लीजिए आपने अभी मक्की के साथ दाल लगाते हैं, तो मक्की की बिजाई में आपका मान लीजिए खर्चा जो है वो 10,000 आ जाता है, या 12,000 आता है, या 15,000 खर्चा आ जाता है। तो दाल जो है उसमें से आपकी 2 क्विंटल, 1.5-2 क्विंटल जितनी भी निकलती है, तो उसका खर्चा जो है दाल पूरा कर देगी। तो 7-8 हज़ार रुपये दाल का जो एमएसपी है, तो बाज़ार के रेट पे अगर किसान इतना 1-2 क्विंटल तो बेच सकता है, तो बाज़ार के रेट पे वो बेचेगा तो बड़े आराम से जो है वो दाल 100, 110, 120 में अगर बिकेगी तो खर्चा पूरा हो जाता है। तो इसे वो ज़ीरो बजट खेती कहते हैं, ना कि सिर्फ जीवामृत को। तो जीवामृत का अपना महत्व है। तो दाल में एक और ध्यान रखिए कि जो बिजाई है 4 से 6 सेंटीमीटर, मतलब 2 से 2.5 इंच तक जो है वो गहरे बीज लगाने हैं। अगर ऊपर ऊपर बीज लगाओगे तो दाल जो है उसको आप देख सकते हैं कि पौधे कितनी जल्दी बड़े होते हैं। तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे तो जड़ का विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो पौधे जो हैं वो गिर सकते हैं, उनमें और समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए गहरा लगाना चाहिए इसको, ताकि जड़ का भी नीचे जल्दी से जल्दी विकास हो और ऊपर पौधे को मजबूती मिले।
तो अभी जो है फसल चक्कर दाल का, जैसे आपको उधर बताया था कि जो मूंग और लगाया है, ये उस साइड में जो मोठ लगाए हैं, तो वहाँ पे सरसों की बिजाई करेंगे। यहाँ पे जो इतना एरिया है, तो यहाँ पे दाल के बाद आलू लगाएंगे। तो पिछले साल इतनी जगह पे हमने 4-5 महीने जो है आलू लगातार हम खाते रहे यहीं से। तो ये 2 बार में आलू लगाएंगे इसमें, एक बार तो अक्टूबर में लगाएंगे, एक फिर नवंबर एंड दिसंबर में लगाएंगे, ताकि लंबे टाइम तक आलू जो है वो चलता रहे। और दाल जो है आलू के लिए खाद का काम भी करेगी और हमें दाल भी मिल जाएगी। तो ऐसे फसली चक्कर जो है आप अपना सकते हो। तो आलू और सरसों दाल के बाद ये एक बहुत बढ़िया फसल चक्कर है, क्योंकि इसके बाद आपके खेत जो है आलू के बाद फिर से आप दाल की खेती कर सकते हो। तो ऐसा फसल चक्कर जो है वो आप लगातार चला सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिए, इसी विधि में देखिए क्या फ़र्क आता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम भी आपको दिखाते जाएंगे। सो अभी 10 दिन हो गए हैं बिजाई की हुए है, तो इसकी एक 1-2 दिन में गुड़ाई करेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन छोटे उम्र की फ़सल है, तो 2-3 गुड़ाई हम करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया एक औजार है, तो उससे आपको गुड़ाई करके दिखाएंगे। धन्यवाद।